दो सफेद फार्मों के साथ 8 नीली वर्दी वाले अफ्रीकी गार्ड्स गार के करीब आते जा रहे थे। सफेद फार्मों में से एक तो वही टोड नामी एक्रेमियन था, जबकि दूसरा शख्स किसी यूरोपीय मुल्क से ताल्लुक रखता था। इन दोनों के होल्स्टर्स में मशीन पिस्टल दबे हुए थे, जबकि गार्ड्स मशीन गनों से मुसल्ला थे और वो सब इन दोनों के अकब में थे। सफ्तर ने उन्हें देखकर तेजी से खावर और तनवीर को बाहर की सूरत हाल से मुतल्ला किया। अगर मौका मिले तो हम इन लोगों पर काबू पाकर अपने साथियों तक पहुंच सकते हैं, सफ्तर तनवीर ने तेजी से कहा। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने हमें आते ही बेहोश कर दिया तो फिर, खावर ने खदशा जाहिर करते हुए कहा। शायद वो ऐसा ना करें, अलबत्ता हमें बेबस करने के लिए हमारे हाथ पांव बांध सकते हैं, तनवीर ने जवाबन कहा। बहरहाल अगर वो हमें बांधने की कोशिश करें तो हमारे लिए हरकत में आने का मौका पैदा हो सकता है, लेकिन बेहोश किए जाने का अमकान भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके बाद हम कुछ करने से माजूर होंगे। इसलिए हमें उनकी कोशिश नाकाम बनाना पड़ेगी, सफ्तर ने कहा और उसी लम्हे आहटें रुक गईं। सफ्तर ने तेजी से सुराख से आंख लगाकर बाहर देखा तो टोड और उसके साथी कार के दहाने से तकरीबन 3 कदम के फासले पर खड़े थे। कपाड़ो, तुम लोग पत्थर हटाकर रास्ता खोलो, टोड के साथी यूरोपियन ने एक स्याफाम नेगरो की तरफ देखकर कहा। नहीं मार्टन, पहले अंदर गैस फायर करके उन्हें बेहोश करना पड़ेगा, ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, टोड ने तेजी से कहा और साथ ही अपनी जेब से एक अजीब वजह का पिस्टल निकाल लिया। सफदर को यह समझने में जरा भी देर न लगी कि वो पिस्टल ही गैस फैलाने वाला आला है। वो हमें बेहोश करने के लिए अंदर गैस फेंकने वाले हैं। जल्दी से लेटकर सांसें रोक लो, दहाने से पत्थर हटते ही गैस का असर कम हो जाएगा, सफदर ने पलटकर सरगोशी के अंदाज में खावर और तनवीर से कहा। फिर वो तीनों दहाने से 2 कदम पीछे हटकर लेट गए। उसी लम्हे बाहर से आने वाली रोशनी महदूम हो गई। शायद टोड उस सुराख के आगे आ गया था जहां से सफदर ने बाहर झांका था। रोशनी मादूम होते ही सफदर ने अपने साथियों को इशारा किया, फिर खुद भी आंखें बंद करके सांस रोक लिया। तनवीर और खावर ने उसकी तकलीद की थी। सफदर नीम वहां आंखों से गार के दहाने के सुराख की तरफ देख रहा था। चंद लम्हों बाद सुराख के आगे खड़ा शख्स एक तरफ हट गया और दोबारा रोशनी दिखाई देने लगी। चलो पत्थर हटाओ, वो बेहोश हो चुके हैं, टोड की आवाज सुनाई दी। यकीनन उसने स्याफाम गार्ड को हुक्म दिया था। 1-2 लम्हों बाद दोबारा सुराख से अंदर आने वाली रोशनी बंद हो गई और पत्थर में हरकत होने लगी। सफदर और उसके साथी आंखों में झरी पैदा करके सांस रोके उस जानिब देख रहे थे। यकीनन पत्थर काफी बड़ा था, जिसे 8 कवि हैकल गार्ड्स उसकी जगह से हटाने में मसरूफ थे। तकरीबन 10-15 सेकंड बाद पत्थर गार के दहाने से बाईं जानिब सिरक गया। उसके साथ ही ताज़ा हवा का रेला दहाने से अंदर आया। यकीनन गार के दूसरे तारीख हिस्से में हवा के निकास के लिए कोई सुराख या दरार थी। हवा अंदर आने के बावजूद सफदर, तनवीर और खावर ने सांस रोके रखा। जिस दम की सीक्रेट सर्विस के हर मेंबर ने प्रैक्टिस की हुई थी और वो पानी के अंदर भी 4-5 मिनट तक सांस रोकने में माहिर थे। गार का दहाना खुलने पर गार का काफी हिस्सा रोशन हो गया था, इसलिए सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स ने मुकम्मल तौर पर आंखें बंद कर लीं ताकि बाहर खड़े टोड और उसके साथी मार्टन को उनकी बेहोशी पर शुबा ना हो सके। इन लोगों ने भी फौरी तौर पर अंदर आने की कोशिश ना की, शायद वो गैस का असर जायल होने का इंतजार कर रहे थे। चलो इन तीनों को बाहर ले आओ। तकरीबन 1 मिनट बाद टोड की आवाज सुनाई दी तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर समझ गए कि गार से गैस का असर खत्म हो चुका है। तब उन्होंने निहायत आहिस्तगी से अपने रुके हुए सांस निकाले और नथनों से सांस लेने लगे। अंदर दाखिल होते कदमों की आहटें सुनकर सफदर ने अपनी एक आंख में जरा सी झिरी पैदा करके दहाने की तरफ देखा। 6 स्याफाम गार्ड्स गार में दाखिल हो रहे थे। करीब आकर 2-2 अफराद ने सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को कंधों और पैरों से पकड़कर उठाया और बाहर ले आए। कार से बाहर आकर उन्होंने सफदर, तनवीर और खावर को जमीन पर लेटा दिया। कपाड़ो, दहाना बंद कर दो, हो सकता है इन्हें दोबारा इसमें कैद करना पड़ जाए, टोड ने एक जंगली गार्ड से कहा तो वो अपने साथियों के साथ कार के पहलू में पड़े पत्थर को वापस कार के दहाने की तरफ धकेलने लगा। उस वक्त टोड और मार्टन स्याफामों की तरफ देख रहे थे और सीक्रेट सर्विस के अरकान की जानिब उनकी पुश्त थी। चुनांचे सफदर ने आंखें खोलकर अपने साथियों को मखसूस इशारा किया।
फिर तनवीर और सफदर ने बिजली की सी तेजी से उठते हुए 2 कदम के फासले पर खड़े टोड और मार्टन पर बैक वक्त छलांग लगा दी, जबकि खावर ने कपाड़ो नामी गार्ड पर जिस्त लगाई थी जो उससे ज्यादा करीब था। अगले ही लम्हे मार्टन, तनवीर और टोड सफदर की गिरफ्त में मचल रहे थे। तनवीर और सफदर ने अपने अपने शिकार की गर्दनों के गिर्द बाजू लपेट रखे थे। टोड और मार्टन इस अचानक अफ्ताब पर बुखला गए और खुद को उनकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगे। खावर ने कपाड़ों को गिरफ्त में लिया तो बाकी गार्ड्स उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और वो पत्थर को छोड़कर खावर की तरफ लपके, मगर उसी लम्हे सफदर ने टोड के होल्स्टर से मशीन पिस्टल निकालकर उन पर फायर खोल दिया। गोलियों की खौफनाक आवाज के साथ स्याफामों की कर्बनाक चीखें बुलंद हुईं तो सातों गार्ड्स जमीन पर ढेर हो गए। उनका अंजाम देखकर कपाड़ों की जदोजहद मांद पड़ गई और खावर ने उसे छोड़ते हुए धक्का दिया तो कपाड़ों मुंह के बल पत्थर से जा टकराया, मगर वो तेजी से पलटा और उसने अपने कंधे से मशीन गन उतारी ही थी कि खावर ने यकदम उछलकर उसके सीने में जोरदार ठोकर रसीद कर दी। कपाड़ों के हाथ से मशीन गन गिर गई और वो भैंसे की तरह डिकराता हुआ पुश्त के बल पत्थर से टकराकर गिर गया। दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से खून जारी हो गया और वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा। खावर की ठोकर ने उसके सीने की हड्डियां तोड़ डाली थीं। सफदर और तनवीर की गिरफ्त में दबे टोड और मार्टन गार्ड्स ने मरने पर अपनी जगह साकित हो गए थे और फटी फटी आंखों से अब कपाड़ों के तड़पते जिस्म की तरफ देख रहे थे। सफदर और तनवीर ने उनकी गर्दनें छोड़ दी और मशीन पिस्टल उनकी पुश्त से लगा दिए। हाथ बुलंद कर लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे गुलामों से मुख्तलिफ न होगा मिस्टर टोड, सफदर ने सफाक लहजे में कहा तो टोड के साथ साथ मार्टन ने भी हाथ बुलंद कर लिए। तब सफदर ने एक हाथ से टोड की जेबों की तलाशी ली तो एक ट्रांसमीटर और एक रिवाल्वर बरामद हुआ। ये देखकर तनवीर ने भी मार्टन की जेबें टटोली, मगर उसे सिर्फ एक रिवाल्वर और साइलेंसर बरामद हुआ तो तनवीर पीछे हट गया, जबकि सफदर ने सामने आकर टोड और मार्टन को मशीन पिस्टल से कवर कर दिया। तनवीर ने रिवाल्वर की नाल पर साइलेंसर फिट किया और मशीन पिस्टल जेब में रखकर मार्टन के पास आकर उस पर रिवाल्वर तान लिया। तुम लोग बच न सकोगे, मुकद्दस रूह तुम पर अपना कहर नाजिल करेगी, टोड ने सफदर को घूरते हुए खौफजदा लहजे में कहा। शट अप, हम किसी रूह से डरने वाले नहीं हैं, जल्दी बताओ हमारे साथी कहाँ हैं, सफदर ने घुराते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, टोड ने खौफजदा लहजे में कहा। ऑल राइट सफदर, ये नहीं जानता तो हमारे लिए इसकी जिंदगी बेकार है, खावर ने टोड की तरफ गन सीधी करते हुए कहा। ठहरो, पहले मार्टन का जवाब भी ले लूं, फिर दोनों को एक ही बरस्ट में खत्म कर देना, सफदर ने तेजी से कहा। तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते थे, तनवीर ने मार्टन को घूरते हुए पूछा। हेडक्वार्टर चीफ ने हुक्म दिया था, मार्टन ने खौफ से लरजती हुई आवाज में कहा। क्या हमारे साथी भी वही हैं, सफदर ने चौंकते हुए मार्टन से पूछा। हाँ, लेकिन तुमने मुकद्दस देवी के पुजारियों को कत्ल किया है, तुम देवी के अताब से नहीं बच सकोगे, मार्टन ने जवाबन कहा। परवाह मत करो, हमें हेडक्वार्टर ले चलो, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो तुम्हारी देवी देवता भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकेंगे, चलो आगे बढ़ो, सफदर ने तहकमाना लहजे में कहा। तो टोड और मार्टन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बाएं जानिब चल दिए। खावर, सफदर और तनवीर उन्हें तीन अतराफ से घेर कर उनके पीछे कदम उठाने लगे। वो घने जंगल में दाखिल हुए और एक तरफ बढ़ने लगे। हेडक्वार्टर यहाँ से कितने फासले पर है, तनवीर ने टोड से पूछा। 1 किलोमीटर फासला होगा, टोड ने रुके बगैर चलते हुए कहा। मार्टन, हमारे साथी हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हैं, उन्हें वहां क्यों ले जाया गया है, सफदर ने मार्टन से कहा। उन्हें चीफ के हुक्म पर वहां ले जाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया था, उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं, मार्टन ने जवाब में कहा। तो सफदर के ज़हन में एक ख्याल उभरा। तुम दोनों उनका ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ, सफदर ने खावर और तनवीर से कहा और पलटकर वापस चल दिया। तनवीर के हुक्म पर मार्टन और टोड रुक गए थे। सफदर कुछ दूर आकर रुका, फिर वॉच ट्रांसमीटर पर इमरान से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा। हेलो इमरान साहब, सफदर कॉलिंग ओवर, सफदर ने कहा। चंद लम्हे गुजर गए और जो जवाब न मिला तो सफदर मुसलसल कॉल करता रहा। यस सफदर, इमरान अटेंडिंग यू, ओवर। मजीद चंद लम्हों बाद अचानक वॉच ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज उभरी। ओह, शुक्र है आपसे राब्ता हो गया, सफदर ने तेजी से मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम आलम अरवा से बोल रहे हो प्यारे, ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने मखसूस लहजे में कहा।
नहीं, मुजरमों की कोशिश तो यही थी कि दहशत से हमारा दम निकल जाए और हमारी रूहें जिस्म का साथ छोड़ दें। क्या आप पर पुष्पा देवी ने मेहरबान होकर आपको आजाद कर दिया है? ओवर, सफदर ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैंने उसकी शादी की पेशकश कबूल कर ली है। मगर तुम कहाँ हो? ओवर, इमरान ने कहा तो सफदर उसे अपनी पोजीशन से आगाह करने लगा। गुड, अब तुम टोड और मार्टिन के साथ यहाँ आने की बजाय उन्हें वहां ले जाओ जहाँ कैप्टन हडसन का हेलीकॉप्टर मौजूद है। हेलीकॉप्टर में तुम जल्दी यहाँ पहुंच जाओगे। ओवर, सफदर के खामोश होने पर इमरान की आवाज आई। ओह, मगर जरूरी तो नहीं कि हेलीकॉप्टर अब तक वहां मौजूद हो सकता है वहां से हेलीकॉप्टर वापस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया हो। फिर यह भी मुमकिन है कि वो जगह हेडक्वार्टर की निस्बत यहाँ से ज्यादा फासले पर हो, या मकड़ालू कबीले के वैशी हमें घेर लें। ओवर, सफदर ने चौंक कर खदशात ज़ाहिर करते हुए कहा। हाँ, ये वाकई मुमकिन है। ठीक है, तुम जरा जल्दी हेडक्वार्टर पहुंचने की कोशिश करो। ओवर, इमरान ने तेजी से कहा। मिस जोलिया, जोसेफ और चौहान आपके साथ ही वहां कैद हैं या अलग लॉकअप में हैं? ओवर, सफदर ने पूछा। सिर्फ वो ही कैद में हैं। जोसेफ और मैं तो आजाद हो चुके हैं। टोड के ट्रांसमीटर पर कॉल आए तो उसे रिसीव करने देना। हो सकता है तुम्हें कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। ओवर एंड ऑल, इमरान ने आखिर में हदायत की और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो सफदर ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और वापस अपने साथियों की जानिब चल दिया। लेकिन उसे हैरत थी कि इमरान ने टोड के सिलसिले में क्यों हदायत की। अभी वो 2 कदम ही चला था कि वाच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ और वो चौंक कर रुक गया। उसने वाच ट्रांसमीटर ऑन किया तो दूसरी तरफ से इमरान कॉल कर रहा था। यस इमरान साहब, खैरियत? ओवर, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। टोड से कहना कि वो अपने चीफ फोकस को ट्रांसमीटर पर कॉल करके अपने साथ पेश आने वाला वाकया बयान करे। ओवर, इमरान ने मुख्तसरन कहा और फौरन ही ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। तो सफदर ने हैरान होते हुए वाच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसे समझ न आ रही थी कि इमरान ने पहली हदायत क्यों तब्दील कर दी थी। चंद लम्हों बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां तनवीर और खावर टोड और मार्टिन की निगरानी कर रहे थे। मिस्टर टोड, तुम अपने चीफ को कॉल करके अपनी पोजीशन बताओ, हो सकता है वो कोई नया हुक्म दे। सफदर ने जेब से टोड का ट्रांसमीटर निकालकर टोड की तरफ बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा। तो टोड ने पलटकर अजीब सी निगाहों से सफदर की तरफ देखा, फिर हाथ गिराकर ट्रांसमीटर लिया और ऑन करके कॉल करने लगा। मार्टिन भी उनकी तरफ रुख करके हैरत भरी निगाहों से सफदर की तरफ देख रहा था। हेलो चीफ, टोड कॉलिंग ओवर, उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस फोकस अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों के बाद राब्ता होने पर फोकस की सख्त आवाज सुनाई दी। चीफ, पाकिस्तानी एजेंटों ने हम पर काबू पाकर तमाम गार्ड्स को हलाक कर दिया है। ओवर, टोड ने कहना शुरू किया। मुझे पता है, मुकद्दस देवी ने मुझे 5-6 मिनट कबल गार के बाहर पेश आने वाले वाकया की खबर दे दी थी, क्योंकि वो इस वक्त वहां मौजूद थी। ओवर, फॉक्स ने सख्त लहजे में कहा। ओह चीफ, अगर मुकद्दस रूह वहां मौजूद थी तो उसने हमारी मदद क्यों नहीं की थी? ओवर, टोड ने चौंकते हुए कहा। इसलिए कि उसने पाकिस्तानी एजेंटों को माफ कर दिया था ताकि उन्हें अपनी अजीम तंजीम में शामिल करके उनकी सलाहियतों से फायदा उठाएं। मुकद्दस देवी ने मुझे हुक्म दिया है कि पाकिस्तानी एजेंटों से दोस्ताना सलूक किया जाए और उनकी इज्जत की जाए, लिहाजा तुम उन्हें एहतराम के साथ हेडक्वार्टर ले आओ। क्या समझे? ओवर, फॉक्स की आवाज सुनाई दी तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स फोकस के सफेद झूठ पर हैरान रह गए। यस चीफ, मगर इन तीनों ने हमें यरगमाल बना रखा है। ओवर, टोड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर सफदर, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो टोड और मार्टिन से तामन करो। तुम्हारे साथी इमरान और दूसरे मेंबर्स यहाँ मेरे साथ खुशगवार माहौल में चाय पीते हुए गपशप कर रहे हैं। बेखौफ व खतर होकर मेरे मातहतों के साथ चले आओ, ये तुम लोगों की हिफाजत करेंगे और उसके लिए अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने तुम तीनों के साथ कोई फरेब किया तो फौरन ही मुकद्दस देवी के कहर का निशाना बन जाएंगे। उम्मीद है तुम लोग कन्फ्यूशियस के इस कॉल पर अमल करोगे कि जान है तो जहान है, वरना दुनिया पान की दुकान है। ओवर एंड ऑल, फॉक्स ने सफदर को मुखातिब करते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। राब्ता खत्म होते ही सफदर, तनवीर और खावर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फिर टोड ने ट्रांसमीटर ऑफ किया तो खावर और तनवीर ने अपने हथियार झुका दिए। टोड और मार्टिन के चेहरों से इत्मीनान झलकने लगा।
चलो दोस्तों, अब हम तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं, सफदर ने टोड की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। इन तीनों ने बारी बारी टोड और मार्टिन से दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया, फिर उनके साथ आगे बढ़ने लगे। टोड और मार्टिन उनकी रहनुमाई के लिए अब भी आगे आगे चल रहे थे। घने जंगल में सफर करते हुए तकरीबन निसफ घंटा बाद वो लोग दरख्तों से निकलकर एक वसी और अरीज मैदान में जा पहुंचे। इस मैदान में आमने सामने दो तवील और कुशादा इमारतें वाक़या थीं। मैदान के गिर्द खारदार तारों की बाड़ लगाई गई थी। बाड़ की तारों के दरमियान 6 इंच से ज्यादा फासला न था और इतनी जगह से इंसान ही नहीं किसी जंगली जानवर का गुजरना भी महाल था। बाड़ की ऊंचाई 6 फुट के करीब थी और उसमें आमदोरफ्त के लिए एक गेट बनाया गया था, जिसकी अंदरूनी जानिब 2 सफेद फार्म गार्ड खड़े थे। इमारतें गेट से 15-20 कदम के फासले पर थीं और दोनों इमारतों के दरमियान एक हेलीपैड बना हुआ था, जिस पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आ रहा था। दोनों इमारतों के आगे मकड़ालू कबीले के सियाफाम थोड़े थोड़े फासले पर इस्तादा थे। उनके हाथों में नेज़े थे और उनकी तादाद 20 से कम न थी। एक मुसल्ला सफेद फार्म हेलीकॉप्टर के पास पहरा दे रहा था। दाईं जानिब की इमारत पर एक डिश के अलावा चंद एंटीने दिखाई दे रहे थे। गेट पर खड़े मशीन गन बरदार गार्ड्स यूरोपियन थे और उन्होंने सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जबकि सियाफाम गार्ड्स की यूनिफॉर्म का रंग नेवी ब्लू था। गेट के अंदर दाईं जानिब एक छोटी सी आहनी मेज और 2 फोल्डिंग कुर्सियां रखी थीं, जबकि मेज पर एक इंटरकॉम सेट रखा था। सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स मार्टिन और टोड के साथ दरख्तों से निकलकर गेट पर पहुंचे तो दोनों गार्ड्स उनकी तरफ देख रहे थे। एक गार्ड ने आगे बढ़कर गेट खोला, जिसमें ग्रिलें लगी हुई थीं। हेलो टोड, क्या ये भी पाकिस्तानी एजेंट हैं? गेट खोलने वाले गार्ड ने एक तरफ हटते हुए टोड से कहा। यस बॉब, ये इमरान के साथी हैं, टोड ने अंदर दाखिल होते हुए जवाबन कहा। जस्टिन, क्या इनकी आमद के बारे में रांगचू ने इतला दी है? बॉब नामी गार्ड ने दूसरे गार्ड की तरफ देखकर पूछा, जिसका नाम जस्टिन था। नहीं तो, मगर ये तीनों कैदी तो मालूम नहीं होते। एक के पास मशीन गन भी है, जस्टिन ने जवाब देते हुए खावर की तरफ इशारा किया। टोड, तुम उन्हें बगैर गार्ड के इस तरह क्यों लाए हो, जबकि इनके दूसरे साथियों को बेहोशी की हालत में लाए थे? बॉब ने चौंकते हुए टोड की तरफ देखकर पूछा। चीफ के हुक्म पर मुकद्दस देवी ने उन्हें माफ कर दिया है और चीफ ने उन्हें तंजीम में शामिल कर लिया है। अब ये हमारे मोअज़्ज़िज़ साथी हैं और चीफ ने उन्हें अपने कमरे में पहुंचाने का हुक्म दिया है, जहां उनके बाकी साथी चीफ के साथ चाय पी रहे हैं। टोड ने मुस्कुराते हुए कहा। टोड दुरुस्त कह रहा है जस्टिन, बेशक तुम रांगचू को कॉल करके कंफर्म कर लो, मार्टिन ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो जस्टिन ने सर झटका और मेज के करीब जाकर इंटरकॉम का एक बटन प्रेस कर दिया। सफदर और उसके साथी गार्ड के एतराज पर मुस्तरब हो गए थे। यस, रांगचू बोल रहा हूँ। 1-2 लम्हों बाद इंटरकॉम से आवाज उभरी। उसका लहजा शुगरानी था। जस्टिन बोल रहा हूँ सर, टोड और मार्टिन 3 पाकिस्तानी एजेंटों को लाए हैं। वो तीनों आज़ाद हालत में हैं और एक के पास मशीन गन भी है। टोड का बयान है कि चीफ ने उन्हें तंजीम में शामिल कर लिया है, जस्टिन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या? मुझे तो चीफ ने नहीं बताया और उनके साथी भी लॉकअप में बंद हैं। जवाब में रांगचू की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। टोड के मुताबिक मुकद्दस देवी ने उन्हें माफ कर दिया है और उनके बाकी साथी चीफ के कमरे में चाय पी रहे हैं। चीफ ने इन तीनों को भी अपने कमरे में तलब किया है, मार्टिन ने कहा है। मैं आपसे तस्दीक कर लूं, जस्टिन ने चौंकते हुए मजीद कहा। ओह, उन्हें फिलहाल गेट पर रोक लो, मुझे ये कोई चक्कर मालूम होता है। मैं चीफ से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। दूसरी तरफ से रांगचू की मुस्तरबाना आवाज आई और राब्ता खत्म हो गया। तो जस्टिन इंटरकॉम ऑफ करके टोड और मार्टिन की तरफ देखने लगा, जबकि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स की छठी हिस्स किसी खतरे का ऐलान करने लगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।